नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं। एक दिवाली अभी बीती है और दूसरी दिवाली की हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, दूसरी दिवाली से मतलब जो फरवरी में अभी अमरावती की जनता के लिए जो दिवाली आने वाली है, राजनीतिक लोगों के लिए जो दिवाली आने वाली है, कई लोगों के मन में अरमान है ऐसे जो शायद फरवरी में उनके अरमान पूरे हो। ऐसी दिवाली, चुनावी हलचल, चुनाव की सरगर्मियां, चुनावी महासंग्राम, ऐसे कई मौके अभी आपके सामने आने वाले हैं। हम एक चुनाव से संबंधित कार्यक्रम, चुनावी चौसर शुरू करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप अमरावती के विशेषज्ञों से अमरावती के बारे में होने वाले चुनाव के बारे में जानकारी है, क्या इनकी परिस्थिति रहेगी आगे, क्या आगामी चुनाव के नतीजे होंगे, कौन सी पार्टी टिक पाएगी, कौन सी पार्टी नहीं टिक पाएगी, अभी तक जो हुआ उसके आधार पर क्या आगे नगर सेवकों ने चुनाव लड़ना चाहिए, किसने लड़ना चाहिए, किसने नहीं लड़ना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं लेकर और अमरावती के विशेषज्ञ से, राजनीतिक विशेषज्ञ, कुछ अमरावती के जानकार, चिंतनकर्ताओं को हम आपके पास समय समय पर लाते रहेंगे। हमारे साथ में हमारे ही सिटी चैनल परिवार के विशेषज्ञ श्री माधव पांडे आज हमारे साथ में इस चुनावी चौसर, जी आपको नाम बता रहा हूँ, चुनावी चौसर, इस कार्यक्रम में हम आपके सामने आज श्री माधव पांडे बाद में भी हमारे साथ में है ही, आज है ऐसा नहीं है। माधव पांडे कंटिन्यू ये प्रोग्राम चुनाव का पूरा आपके सामने अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहे होंगे। आज मैं इनका इंट्रोडक्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आज चुनावी चौसर में आज माधव पांडे को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये चुनाव की सरगर्मियां, चुनाव में होने वाली हलचलें, चुनावी परिक्षेत्र में जो अमरावती की स्थिति है उसका विश्लेषण करके आप तक पहुंचाएंगे। नए लोगों के साथ में, नए विशेषज्ञों के साथ में, जानकारों के साथ में, चिंतनकर्ताओं के साथ में आपकी हर बार मुलाकात कराते रहेंगे। आपको के पास भी यदि कोई ऐसा चिंतन है, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, तो आप माधव पांडे जी से जरूर संपर्क करिए। आप इस नंबर पे इनसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे स्टूडियो में संपर्क कर सकते हैं। आपके पास में चुनावी संबंधित कोई भी विश्लेषण हो, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। माधव पांडे जी नमस्ते। नमस्ते। पुनः आपका स्वागत है। निखा, आप घर के हो, स्वागत फिर भी, लेकिन एक परंपरा के अनुसार स्वागत शब्द बोलना है। अभी चुनाव होने जा रहा, हमने एक कार्यक्रम, हम लोग जैसा कि चुनावी चौसर के रूप में हम लोग इसको चालू कर रहे हैं, तो उसकी प्रस्तुति आगे जैसे आपको और मुझे करनी है। तो सबसे पहले अभी तो चुनाव के माहौल को 3-4 महीने समय है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां अभी से शुरू हो गई। बहुत कुछ बदला है इन 2-3 सालों में अमरावती की राजनीति में, बहुत कुछ बदला हुआ है। जो परंपरागत राजनीति चल रही है, अचानक से पिछले विधानसभा इलेक्शन से अमरावती की बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां चेंज हो गई। आपको क्या लगता है इन परिस्थितियों में भी चेंज होने, क्या आगामी चुनाव जैसे आज तक परंपरा से चलते रहे वैसे होंगे या कुछ इस बार नया घड़ने वाला है? चंदू जी, मुझे तो चौसर शब्द से बहुत मजा आ रही है कि क्या वजह है कि आपने चौसर शब्द का इस्तेमाल किया? नहीं, चौसर शब्द का ऐसा है कि चौसर शब्द एक, ये सारी चौसर, शतरंज, राजनीति सब एक जुआ ही है। सब यानी सब दाव लगाते हैं, किसका दाव लगता है किसका नहीं लगता है। शतरंज में ऐसा होता है दिमाग लगा के दाव लगाए, जिसके पास दिमाग होता है, जो चाले समझता है वो जीत जाता है, जिसके पास कम दिमाग होता है। तो जनरल राजनीति में भी आज तक अमरावती में ऐसा होता है, अमरावती में नहीं सभी जगह, कि जहां राजनीतिक दिमाग लगाया जाता है, राजनीतिक विशेषज्ञ की राय ली जाती थी कि भाई कैसा करना है, कौन खड़ा रहेगा तो किसके वोट काटने के लिए, कौन खड़ा, किसको खड़ा रखे तो अपनी सीट जीत सकती है, किसको समर्थन दिया तो अपनी सीट आ सकती है, किसको गिराना है, ये सारी की सारी राजनीतिक सोच से चलती थी। लेकिन चौसर खेल ऐसा है, चौसर आपने देखा होगा महाभारत काल में वो गोटियां डाल के खेला जाता था, तो उसमें दिमाग से ज्यादा किस्मत पे भरोसा होता था।
जी बराबर। तो इस बार का जो राजनीतिक चुनाव है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिमाग या सारी चालें चल पाए, क्योंकि इस बार बहुत मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि जो चुनाव आने वाला है इसमें दिमाग लगाया जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत भीड़ और बहुत कंफ्यूजन और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हथकंडे इसमें रहेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा डिपेंड अभी इस बार किस्मत पे रहेगा कि जिसकी किस्मत चल गई, भले आप कितने भी होशियार हो, कितने लायक, कितने काम कर, लेकिन आपकी किस्मत चल गई, आपके पास से पड़ गया तो आप चुन के आ जाओगे, आप रेस में भी जो है चुन, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने इस कार्यक्रम का चुनावी चौसर नाम रखा कि सारे जो अभी लोग रहेंगे वो किस्मत आजमाएंगे, इसमें गोटी फेंकेंगे, जिसकी गोटी का पासा लग गया वो उसका पार हो गया, ऐसा मुझे लगता है। फिर अपन डिस्कशन में इसमें निकालेंगे क्या होता है। तो जहां तक मुझे पता है कि महाराष्ट्र के अंदर 2 महापालिका ऐसी होगी, एक मुंबई महापालिका और अमरावती, कि जिसके पूरे राजनीति पे और उसके निकाल पे आने वाले परिणाम पे बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने की पूरी संभावना है। मुंबई में राज ठाकरे जी की अभी जो एंट्री हुई है जी, वो इस बात को ही छोड़कर जा रही है कि अब वहां पे शिवसेना का गठबंधन है भाजपा से, और वहां चुनाव में वो जीत गए थे पिछले साल, और अब अभी राज जिस मूड में है, ऐसा लगता है कि शायद राज ठाकरे बीजेपी और शिवसेना से अलायंस हो जाएंगे इनका, और फिर से कांग्रेस और राष्ट्रवादी जाएंगे। वहां पे राजनीति माहौल में खुद बहुत बड़ा बदलाव की संभावना कम है, फिर भी राजनीति वहां पे गर्मा गई है, क्योंकि शायद हो सकता है कि कांग्रेस वहां से बहुत बड़े राष्ट्रवादी को झटका दे सकती है, खुद कांग्रेस बॉम्बे में। हाँ बॉम्बे में, यानी मुंबई में यह हाल हो सकता है। और वहां पे यदि इलेक्शन साथ में हो जाते हैं तो फिर सीएम हो या फिर डिप्टी सीएम हो या फिर सब बड़े नेता वहां बैठे रहेंगे, क्योंकि मुंबई में जिसका राज होगा वही स्टेट पे राज करेगा। ये तो डिजाइन है अपनी। तो उसके बाद यदि किसकी नजर है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो है अमरावती महानगर। यस, अमरावती महानगर पालिका की राजनीति एक अलग सी राजनीति बन गई है, क्योंकि देखिए ना, अभी राणा जी जिस पक्ष से अभी समर्थन बना रहे हैं, उसके मित्र जो है राष्ट्रवादी, उनसे उनकी फाइट होनी है जी जी। राजनीति को यदि अभी जो खबरें आ रही है, और अभी जो खबरें आ रही है, तो मैं थोड़ा एक अलग टाइप में बता दूं कि हमारे मीडिया में पेड न्यूज की भी बहुत चल रही है हवा, उसके बारे में तो कोर्ट ने भी बहुत बड़ी झटकार लगा दी है। फिर भी अभी भी जो खबरें आ रही है वो खबरें नहीं है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी का मैसेज है, वो एक मैसेज जा रहा है, अपनी अपनी सब पावर बताना चाहते हैं। अभी जो भी सारी जो खबरें आ रही, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, एक अपना एक पॉलिटिकल अस्तित्व या पॉलिटिकल ताकत दिखाने का एक प्रयास शुरू हो गया अभी कि मैं भी भाई रेस में हूँ, आप मुझे इग्नोर ना करें। इस टाइप का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, बड़ा दिख रहा है बहुत सारी चीजों का। जो राजनीति करने वाले लोग है, राजनीतिक, वो तो ठीक है, लेकिन जो जनरल से अभी आएंगे, अभी आपने देखा होगा दिवाली के वक्त सभी ने फ्लैक्स लगाए थे, यहाँ से ताई, वहां से वो दादा, वो भाई वगैरह वगैरह। तो इन सभी को एक डिजाइन की तरफ से एक ऐसा, अब आगे क्या होगा इसके मैसेज देना शुरू हो गए, कई अखबारों में छपकर आ रहा है, और नेचुरली उससे अभी जो अलग अलग बातें आ रही है कि अभी मैंने कल परसों एक अखबार में पढ़ा कि जगदीश भाई और सुनील जी साथ आ सकते हैं। इस खबर को लेकर तो बहुत मनोरंजन की बात है कि क्या लगता है? नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, ऐसा नहीं। अभी आप देखिए, जैसे आपने बताया कि राणा जी जिससे गठबंधन करने जा रहे हैं, सीधा सीधा राणा जी और राव साहब का गठबंधन होने जा रहा है, ऐसा खबर में है। ऐसा खबर कांग्रेस के साथ में उनका कांग्रेस का समर्थन भी रहा, और 2 अमरावती के आमदार है। हाँ। 2 अमरावती के आमदार गठबंधन कर रहे हैं और 2 पुराने पालक मंत्री गठबंधन कर रहे हैं। यही बता रहा भाई, अभी कैसा अभी कैसा हो गया, आमदारों की पार्टी यानी एक गठबंधन हो गया, पालक मंत्रियों की पार्टी, पुराने पालक मंत्रियों की, माजी पालक मंत्रियों की पार्टी, एक पार्टी गठबंधन हो गया। हो सकता है कल से महापौर, पुराने माजी महापौर है, वो अपनी एक पार्टी बना ले, ऐसा हो सकता है। राजनीति में कुछ भी ना हो ऐसा नहीं है। खैर यार, कोई मजाक की बात भी है ये, और नहीं भी हो सकती, हो भी सकता है कि दोनों पालक मंत्री आपस में मिल जाए। और जहां तक मैं आमदार जगदीश गुप्ता और आमदार सुनील देशमुख को देख रहा हूँ, ये कॉलेज के समय से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। मैं आपको 77, 78, 80 से इनको मैं देखते रहा हूँ पूरा का पूरा। ये जब कॉलेज पैनल लीड करते थे, ये दोनों तब से आमने सामने हैं।
वही तो मुझे और यानी एक बहुत कम ऐसा देखने में मिलता है कि जो कॉलेज के समय से आमने सामने है, राजनीतिक क्षेत्र में यानी आम सभा तक भी वो आमने सामने कायम रखा। ये पुरानी परंपरा हमारे यहाँ चलती आई है। तो मैंने आपको पहले बोला कि जो पुरानी परंपराएं चलती आई, क्या वो इस बार चेंज होंगी? क्योंकि जगदीश गुप्ता और सुनील देशमुख का जहां तक सवाल है, एक समय मुझे पता है कि एक कॉलेज में ये दोनों पार्टी एक हो गई थी किसी और पार्टी को इग्नोर करने के लिए। हुआ था पहले भी, यानी बीजेपी और कांग्रेस यानी ये एबीवीपी चलाते थे, इनके एनएसयू आई थी, ये दोनों पार्टियों का गठबंधन एक हो गया था किसी तीसरी पार्टी को हटाने के लिए। हुआ नहीं, ठीक है, वो छोटा सा अपन ले सकते हो उदाहरण उस समय, वो वापस रिपीट हो सकता है इस बार। मुझे पता है 1981 की बात है, एक कॉलेज में तीन पार्टियां थी, एक पार्टी वो पार्टी इसमें कि भाई दोनों में से लेकिन गठबंधन में साथ ही करना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों ने आपस में गठबंधन कर लिया था। वो चीज वापस रिपीट हो सकती है। और अभी दोनों पार्टियों से ये निष्कासित लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम इस बात को नहीं भूल सकते कि सुनील जी का जो पराभव हमने देखा है, उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका जगदीश गुप्ता जी की थी उनको पराभूत करने में, ऐसे जहां तक चर्चा चल रही थी। नहीं, पराभूत करने में नहीं, राव साहब को चुना के लाने में जगदीश गुप्ता की बहुत अहम भूमिका थी। आप उसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिए। राव साहब को चुन के लाने में जगदीश गुप्ता, दिनेश गुप्ता, इन लोगों की बहुत अहम भूमिका थी। हाँ। ये लोग यदि साथ में नहीं रहते और ये लोग राव साहब को चुनाने के लिए जगदीश गुप्ता, सुनील देशमुख को गिराने के लिए वर्क किया था, उसमें राव साहब का ये तो वो यदि माहौल बनता है तो कल के दोस्त थे राव साहब उनके, जगदीश गुप्ता उनके साथ चले गए कुछ वक्त के लिए, और उसी डिजाइन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो दोस्त नहीं थे, सुनील देशमुख को हराना था, इसलिए टेम्पररी उन्होंने एडजस्टमेंट की थी, दोस्ती नहीं उनकी। इसलिए तो थोड़ा ऐसा डर लगता है कि सुनील जी और जगदीश भाई ये दोनों व्यक्ति साथ आ भी गए, एक ऐसी एक संभावना राजनीति में कुछ भी हो सकता है, वो बता नहीं सकते, लेकिन इनके जो समर्थक है वो इसलिए साथ नहीं आ सकते कि समर्थक ही अलग अलग ढंग से है। क्योंकि जब चुनाव बनता है, जब इनकी खुद की आइडेंटिटी बननी चाहिए थी इस चुनाव को सुनील देशमुख जी ने जीतना ही था। जी। लेकिन उस वक्त हम देखते हैं वोटिंग का जब डिजाइन है तो मसानगंज में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, और मसानगंज एरिया तो जगदीश भाई के अंदर है, तो वहां पे प्रॉपर लग रहा है कि वहां है। और उसके बाद यहाँ पे गाड़गे नगर एरिया में जहाँ खुड़के साहब का काम चलता है वहां है, यानी जहां तक समझने की बात है कि सुनील जी अपना पराभव भूल गए होंगे और वो जगदीश जी से साथ मिला लेंगे। अभी ये आवश्यकता भी है, क्योंकि कैसा दोनों को अपना आज तक राजनीति दोनों ही करते आए जी, और इसमें कोई शक नहीं कि दोनों दिग्गज नेता है, राजनीतिक चालों में माहिर है, राजनीतिक सारी समझती है, और जो आमदार इस बार आए हुए बहुत ज्यादा राजनीतिक परिपक्वता उन दोनों में नहीं है बजाय इनके। जगदीश भाई और सुनील देशमुख इन चुनाव के बाद उनका जो राजकीय अस्तित्व है वो ज्यादा प्रभावी होगा तो देशमुख साहब का होगा, क्योंकि जगदीश गुप्ता जी ने डायरेक्ट नितिन गडकरी से पंगा ले लिया है। जब हम सुनते हैं तो उन्हें तो अभी राजनीति के अंदर अमरावती क्षेत्र में का विचार करना है। गुप्ता के साथ में ये बात है, लेकिन सुनील देशमुख के साथ में ये पार्टी आज भी उसके फेवर में सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ सुनील देशमुख के लिए। मैं बता रहा आपको कि सुनील जी के बारे में वो बहुत ही स्लो मूविंग करेंगे पॉलिटिक्स के अंदर। ये लोकल में भी उनको नफा होता है या फिर फायदा होता है, इसमें वो घाटा होता है, इसमें नहीं देखेंगे। वो देखेंगे कि अब हमें आगे क्या पोजीशन। ऐसा भी हो सकता है ना, प्री इलेक्शन ये गठबंधन कर ले, बाद में खुल ले, हो सकता सुनील बाद में कांग्रेस के साथ में चला जावे, जगदीश बीजेपी के साथ में चले, पार्टी को भी तो चाहिए ना, ये संभावना सारी है। ये तो क्लियर है कि चुनाव के बाद सुनील जी के ही पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट कर देंगे, हो सकता है, क्लियर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने उनके जन विकास कांग्रेस नाम कांग्रेस रखा, पहले जन विकास है उसके बाद कांग्रेस है, यानी ये जो उन्होंने सोचा है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट लक्ष्य तो कांग्रेस है। यानी फिर जगदीश गुप्ता को यानी साथ में गठबंधन करने में पीछे फिर वापस नुकसान ही है। जगदीश गुप्ता का भविष्य इसमें अदर भी दिखता है कि भाई जो सीटें आ भी गई उसकी चूंकि तो, लेकिन यदि सुनील देशमुख वापस कांग्रेस के साथ में चले जाता है फिर कांग्रेस का वापस कहीं ना कहीं अस्तित्व बन जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जगदीश गुप्ता के सपोर्टर्स जो है, अभी सुरेंद्र पोपली जो दस्तूरनगर से चुनकर आए थे,
सुरेंद्र जी के बाद यदि किसका नाम लूं मैं, तो मेरे पास जो 17-18 ऐसे नगर सेवक है जो इन पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं, प्रशांत डवरे से लेके प्रदीप गाजर तक। ये आखिर में इलेक्शन होगा तो इन लोगों के आगे पीछे होगा, इनके कोई सपोर्टर चुन कर आएंगे या फिर किसको हम ये गिराएंगे। अमरावती महापालिका अंदर जो फुल टाइम पॉलिटिशियन है और उनका राजनीति में बहुत बड़ी पकड़ है, तो ये लोग है। जैसे विलास राव को अभी राजसाद ने अपने खेमे में ले लिया है, लेकिन ये समझना गलत है कि विलास राव उनके खेमे में आ गए तो उनके खेमे में जाने के बाद कोई राष्ट्रवादी कमजोर हुई ऐसा नहीं लगता। राष्ट्रवादी भी कमजोर नहीं है और कांग्रेस को भी सपोर्ट मिलेगा ऐसा भी नहीं है। वो अपक्ष भी खड़े रहते हैं, कल तो भी चुनकर आने हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं? तो मेरे ख्याल से अभी अमरावती महापालिका के अंदर 17 से 18 नगर सेवक है जो एक्टिव है और अपने राजनीतिक अस्तित्व रखते हैं, जो उनकी आइडेंटिटी है। जैसे मिलिंद भाई चिमोटे की बात कीजिए तो मिलिंद भाई को भी वो जहां से खड़ा रहना चाहते हैं वहां से मिलिंद चिमोटे है, दिगंबर डाके है, ये जितने रसूख वाले जो इनके हर पार्टी में कुछ न कुछ है ना, एक ही पार्टी ये हर पार्टी में दिनेश बुब है। हाँ। उसको पार्टी से मतलब नहीं बिना पार्टी के खड़ा रहेगा ही रहेगा। तो रसूख वाले जो है ये तो इनके आसपास पूरी राजनीति घूमनी है, इनको केंद्रित करके चलनी पूरी। अपन तो कर रहे हैं कि अभी गठबंधन की संभावनाएं क्या क्या है। जैसे अपन ने अभी सुनील देशमुख जगदीश गुप्ता की बात की बराबर है, और उधर राणा युवा स्वाभिमान और कांग्रेस की संभावनाएं चल रही है होने की। तो जैसे अपन ने भाई ये बेनिफिट हो सकता है, वैसे कांग्रेस में तो कैसा है, युवा स्वाभिमान एक बार गठबंधन कर लिया तो उनको तो बाद में भी साथ में रहना, उनके लिए ऑप्शंस नहीं किसी और के साथ में जाने। जैसे सुनील के पास में प्री गठबंधन इन्होंने कर लिया तो ऑप्शन है साथ में। राष्ट्रवादी भी बाद में वापस कांग्रेस के साथ में पोस्ट इलेक्शन जा सकती। एक संभावना ऐसी भी हो सकती ना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं, ये तय है, नहीं होगा ये नहीं, ये तय, ये दोनों अलग अलग लड़ेंगे क्योंकि दोनों में से कोई 40 सीट छोड़ने को तैयार है नहीं। राष्ट्रवादी को अभी 18 सीटें है महापालिका में और कांग्रेस को 21 सीटें, 39 इनका फिगर बनता है, 39 बनता है फिगर। वो है तो क्या आपको लगता है कि ये साथ नहीं आएंगे? नहीं, ये प्री इलेक्शन साथ में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, प्री इलेक्शन साथ में आएंगे ही नहीं। क्योंकि कैसा है, कांग्रेस आज यदि देखा जाए तो कांग्रेस के पास में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट है जी, सबसे ज्यादा लिस्ट जो है कांग्रेस के पास में उम्मीदवार। कांग्रेस को ये प्रॉब्लम है कि वो किसको हाँ कहे किसको ना कहे। एक वार्ड से 8-8, 10-10 लीडर है टिकट मांगने के लिए। बिल्कुल कि अच्छा एक को हाँ करे तो 7 नाराज होते हैं, तो उनको वो नाराजगी संभालनी है। और ऐसे में यदि वो गठबंधन करती है राका से तो 40 लोग, मैंने आधा तो पूरा उनका तबका नाराज होगा पूरा। पर आज ही मालूम है कि ये सीट राका को जाने वाली है, तो वहां का जो उनका कार्यकर्ता है जो उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रहा है वो अलग होने की कोशिश करता है। तो ये प्री इलेक्शन मुझे तो इनकी बहुत ज्यादा यदि ये साथ नहीं आते तो नुकसान ज्यादा है कांग्रेस को मेरे ख्याल से। नहीं, कांग्रेस को तो अभी कैसा है, टोटल ओवरऑल देखा जाए आज की पोजीशन में सारा नुकसान अकेले कांग्रेस को है। क्योंकि कैसा है, मजबूरी है, युवा स्वाभिमान नया है, उसके एक भी सीट आई तो उसको एक सीट का फायदा है, बराबर है। सेना पार्टी अमरावती में ऐसी है कि जिसमें इंटरनल जो भी हो, लेकिन बाहर से बहुत ज्यादा फुटाफुट उनकी नहीं देख रही। आज आनंद राव जी अरसुल का एक कमांड है, बाकी कोई भी पार्टी आज ऐसी नहीं जिसका पूरा कमांड हो। तो सेना का जो कार्य है, सेना इस बार मुझे लगता है कि ज्यादा सीटें पिछली बार से ला सकती है। मुझे सेना का, बीजेपी का और आठवले गुट का ये गठबंधन है, ये रहेगा। हाँ, ये गठबंधन तय है इनका, ये गठबंधन नहीं छूटता। ये प्री इलेक्शन भी है और इलेक्शन के बाद में भी रहेगा। एक ऐसा गठबंधन है जो पहले से डिसाइडेड है। और बहुत सारी जगह सेना के पास में बहुत ज्यादा ऐसे कि एक जगह से 5-5, 6-6, 10-10 उम्मीदवार क्या है, ऐसा नहीं है। जो उम्मीदवार उनके है तो एक उनके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चल सकता है, जो चीज कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस के सामने ये समस्या है कि किसको टिकट देवे किसको ना देवे। लेकिन आप किस कल्पना से थोड़ा मैं असहमत रहूंगा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी तो साथ आनी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि सीटों का जो बंटवारा, जो मुख्य कारण है सीटों का बंटवारा जो होना चाहिए, यदि दोनों साथ में आए तो दोनों को 40-40 सीटें मिलेगी, दोनों बराबरी की पार्टी। कोई ये नहीं बोलेगा इंटरेस्टेड होंगी राष्ट्रवादी मेरे ख्याल से कि वो गठबंधन बन जाए, इसलिए राष्ट्रवादी इसलिए इंटरेस्टेड होंगी कि कांग्रेस को उतना नुकसान मुझे नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल। जितना सुनील जी कितने एक्टिव होते हैं फिर कांग्रेस का कितना नुकसान करते हो वो तो आगे दिखेगा, लेकिन ज्यादा तबलीग अभी किसको हो रही होंगी, वो राष्ट्रवादी को हो रही है। क्योंकि नहीं, राष्ट्रवादी का क्या है, राष्ट्रवादी जो आप समझ रहे हो, राष्ट्रवादी के पास में पूरा मैनेजमेंट है, पूरा पावर है और अच्छे रसूख है।
ये चर्चा में नहीं आके इनका इंटरनल वर्क चालू पूरा का पूरा। जितना युवा स्वाभिमान फ्रंट में आके चर्चा में चालू, युवा स्वाभिमान के पास चर्चा है पूरी जी, हर जगह है ना, चर्चा में युवा स्वाभिमान है, लेकिन इंटरनल वर्क जो है वो कमजोर है उनका। वहीं इनका राष्ट्रवादी का और खोड़के ग्रुप का इंटरनल और ऐसी सीटों पे उन्होंने नजर रखी हुई है अभी कि सिंगल सीट है उसको खड़े रहना है, अभी उस पे उनका पूरा पूरा वर्क चालू है। तो हो सकता है बहुत अच्छा मैनेजमेंट में राष्ट्रवादी, और राष्ट्रवादी की संभावना दिख रही है मुझे, क्योंकि आमदार जगदीश गुप्ता और संजय खोड़के की दोस्ती जग जाहिर है, व्यावसायिक दोस्ती भी है और ऐसे भी दोस्ती, सब तरफ से उनकी दोस्ती जग जाहिर है। तो जगदीश गुप्ता और सुनील देशमुख, इनके जो मीडिएटर्स कॉलेज के टाइम से साथ में आज भी मीडिएटर्स है, ये तीनों के मीडिएटर्स कुछ एक है जो इनको एक जगह बैठा सकते हैं। अभी आप कल्पना कीजिए, राष्ट्रवादी और जगदीश गुप्ता और सुनील देशमुख की यदि युति हो जाती है तो यहाँ का चित्र क्या रहेगा? अब बताओ, राष्ट्रवादी कमजोर पड़ती है कि मजबूत बनती है? हाँ, ये आप कह रहे हो वैसा हो सकता है कि राष्ट्रवादी, क्योंकि आप मानो कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस और सुनील देशमुख और राष्ट्रवादी होगी युति आपकी। हाँ, ये संभावना को देखा जाए तो ठीक है कि राष्ट्रवादी यानी खोड़के साहब और सुनील देशमुख एक साथ आने की संभावना, और जी उसमें, और यदि ये सिचुएशन बनती है और ये युति बनती है तो पोस्ट इलेक्शन भी रहेंगे, क्योंकि ये यदि युति हो तो हो सकता कि मेजोरिटी की तरफ कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि कमजोर इनमें कांग्रेस हो रही है। बीजेपी के पास आज गांव में कोई भी लीडर नहीं है, सिंगल लीडर नहीं है। आप सिंगल लीडर बताए कि इसके सामने रखे कि हाँ बीजेपी के पूरे डिसीजन लेने का पावर इसको है, जैसे कांग्रेस में राव साहब का पावर है पूरा, सुनील देशमुख है, राष्ट्रवादी के पास में खोड़के है, सबके पास। बीजेपी के पास में लीडर बताइए कि भाई ये लीडर है, इसके सुनेंगे। यस, अभी 15 फिगर था इस साल, लेकिन कम होने की संभावना, बहुत कम होने की संभावना अभी दिख रहा है, क्योंकि अब अभी जो मैंने 17 नाम जो निकाले कॉमन में, उसमें बीजेपी के लीडर शायद ही कोई एक दूसरा होगा। नहीं, बीजेपी का लीडर मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि सामने इलेक्शन है, बीजेपी के पास में कोई ऐसे दमदार लीडर नहीं है, किसी को सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं है भाई, जैसे सुनील देशमुख का चेहरा है, जगदीश गुप्ता का चेहरा है, राव साहब का चेहरा है, संजय खोड़के का चेहरा। बीजेपी के पास में कौन सा चेहरा? क्या सिंगोरे के साहब के नाम पे वोट मिलेंगे आपको? डॉक्टर सिंगोरे साहब के नाम से वोट तो ठीक है, लेकिन लीडर आप बताइए ना, कौन लीडर सामने दूसरा लीडर बताइए। मास लीडर नहीं है उनके पास। सुखचंद संचित किरण एमएलए साइड में बैठी है, विद्याताई देशपांडे कई सालों से पता नहीं है, रवि खांडेकर कई सालों से अलिप्त हो गया, वापस राजनीति में आए नहीं है, नहीं जी। किरण पातुरकर अपने इंडस्ट्री में बिजी है, तुषार भारती को अमरावती में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से तो तुषार भारती अभी साईनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेरे जब तक नहीं खबर है। जहाँ तक कि अमरावती में उनका महानगर पालिका में कम इंटरेस्ट लग रहा है मुझे। कोई ऐसा मेरा बोलने का मतलब कोई ऐसा मास चेहरा के सामने सो चेहरा रख दो और उसको देख के पूरा का पूरा कोई पूरा एक जगह हो, एक मत से कि हाँ भाई इसकी मुझे बात मान लेनी चाहिए करके, ऐसा मुझे जैसे आज तक होता है बीजेपी में। भाई जगदीश बाबू ने बोल दिया नहीं टिकट तो नहीं, फिर वो वहां से कोई चेंज नहीं से, ऐसा बीजेपी के पास आज कोई चेहरा नहीं है। तो इसमें कैसा होता है, बीजेपी कमजोर पड़ रही है, इधर सेना के पास में दमदार पार्टी। अभी सबसे ज्यादा दम वाला लीडर सेना के पास में आनंद राव है, करेक्ट। गुड मैनेजमेंट है, सारी टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, शब्द अच्छा है, वर्क अच्छा है, वो अल्लाह नहीं है। हाँ। सारे लोग जो भाग रहे थे, सेना की वोट सीट बढ़ सकती है, सेना की 11 की जगह वो 15 भी बन सकते हैं उनके। ये हाँ 11 से 15 की हो सकती है, अरे 15 की 11 हो सकती है, ये 15 की 11 नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो बोला ना, ये देखो मैं आपको बताया कि 64 जो नाम रखा इसमें जिसकी किस्मत लग गई, हो सकता कि बीजेपी की किस्मत लग जाए, 20 भी आ जाए, किस्मत की बात है, लेकिन मेहनत की भी जरूरत है, क्योंकि मास लीडर जिस पक्ष के पास हो, अभी देखिए ना राव साहब की भी थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि उनके पास जो लोग हैं वो मास लीडर नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पक्ष से लिया, उस पक्ष से लिया, टीम वर्क भी थोड़ा सा कम कांग्रेस का जो यहाँ पे मैनेजमेंट चला है, जो पावर चाहिए वो नहीं बना पाए। हाँ। तो उसके कारण वो बना नहीं पाया। एक्चुअली मिस्टर क्लीन है अभी राव साहब। भीड़ बोल के युवा स्वाभिमान ने बहुत भीड़ जमा की है, लेकिन भीड़ में और वोट में बहुत फर्क होता है। भीड़, जितनी भीड़ आ गई सारे आपके वोटर्स नहीं रहते, वो भीड़ देखने को भी आती है, युवा चेहरा, स्मार्ट चेहरा, बहुत लोग देखने को आते हैं, तो देखने को इसका मतलब नहीं कि उनके वोट है वो। लेकिन चंदू जी एक बात को थोड़ा नजरअंदाज नहीं कर सकते हम कि जिस ढंग से उन्होंने सुभाष को फाइट दी, बहुत अंदर से फाइट दी, उसको भी 1 साल ही हुआ, कुछ ज्यादा नहीं। उस राजनीति को यदि थोड़ा सीरियसली लिया जाए, हो गया ना, जिस हिसाब से सीट वो राष्ट्रवादी के अपेक्षाएं सबकी रहती है, बराबर है कि भाई सुलभाताई हारी, रवि राणा जीता, हो सकता
जो भी पक्ष में रहेगा उससे अपेक्षाएं रहेगी, और कोई भी लीडर है लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकता, बराबर नहीं कर सकता। तो अब 100 लोगों की अपेक्षाएं पूरी कितने लोगों की होती है? 10 लोग, 90 लोग तो नाराज वापस हो जाते हैं। तो ये 90 लोगों जो नाराज है उनको संभालने के लिए इनके पास में क्या है जी, तो वो वापस क्या करेंगे? नहीं भाई, इससे तो सुलभ बात है, अच्छी थी, हाँ वहां चलने के तो वो वापस कन्वर्ट हो सकता है उधर। यदि इन्होंने संभाला नहीं तो ये वापस के उधर कन्वर्ट हो सकते हैं। और कोई रवि राणा के कोई वोट बैंक तो था नहीं ना, नहीं ना, वही तो ये चमत्कारिक वोट बैंक है बस उनकी। वही बोला ना, भीड़ का जो कभी कभी क्या रहता है, भीड़ का एक तंत्र रहता है, भीड़ तंत्र काम में आया था कभी, कि भीड़ को देख के भीड़ साथ में आती है और वो वोट में कन्वर्ट हो जाती। वो पिछली बार हो गया, इस बार नहीं होगा आपको क्या लगता है? नहीं, किस्मत एक बार आपके दरवाजे पे आती है, आपको ठक ठक आती है। इन्होंने एक बार किस्मत का दरवाजा खोल लिया, उनको संभाल पाए या नहीं संभाल पाए ये तो फरवरी में पता लगेगा हमको। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ भी हो सकता, मैं आपको बोला ना, ठीक है प्रभाग है तो अपक्ष लोग कम रहेंगे इस बार, क्योंकि क्या मिनी आमदार का चुनाव हो जाता। हम जहाँ बैठे 21,000 का प्रभाग है, 3 कैंडिडेट हैं, 21,000 के प्रभाग में घूमना, पूरा 21,000 लोगों से संपर्क करना, 21,000 वोटों से संपर्क करना आसान काम नहीं है। इसलिए इंडिपेंडेंट लोगों की थोड़ी सी संख्या इस बार कम हो सकती है। हर कोई ना कोई पार्टी से ही खड़ा रहेगा, ऐसा लगता है मुझे। तो जो सीट आने की संभावना है, यदि इंडिपेंडेंट का इसमें बहाव बढ़ जाता है, किस्मत आजमाने वाला आ जाता है, तो फिर तो बोला ना कि अभी यदि ये इन लोगों ने आपस में गठबंधन नहीं किया, यदि हर पार्टी, जगदीश गुप्ता अलग लड़ाता रहा, ये अलग लड़ाता, तो कितनी पार्टी आ जाएंगी? मेरे पास बताऊं आपको कितनी पार्टियां पूरी की पूरी अभी आप देखिए, यदि सब लोगों ने लिखा है, देखिए कांग्रेस है, राका है, बीजेपी है, सेना है, जगदीश गुप्ता है, सुनील देशमुख है, राणा है, बीएसपी है, आरपीआई है, जनता दल है और समाजवादी है, स्ट्रांग में है अभी। इतनी सारी पार्टियां हैं। यदि ये पार्टियों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए तो हाल क्या होगा? इनको गठबंधन कंपलसरी करना, गठबंधन करना ही पड़ेगा। बिना गठबंधन के कोई भी यदि बोलता है कि मैं अकेला लड़ूंगा तो उसकी सीटें नहीं आ सकती। एक बात हो सकती कि यदि इनकी ओपनली युति नहीं बनती, गठबंधन नहीं बनता, तो शायद ऐसे हो सकता है कि कुछ वार्ड वो बांट ले अपने आपस में, कि भाई सुनील देशमुख और आपने कहा जैसे कि नहीं, उससे फायदा क्या? वो उनकी फाइट कम हो जाएंगी। नहीं, फाइट कम हो जाएगी, लेकिन वो वोट इनके तरफ जिसने गठबंधन के लिए पहल किया, जिसने जिसके लिए छोड़ा, उसके तरफ कन्वर्ट होंगे, ये पता नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे? वो तो गठबंधन आपको कहीं ना कहीं बोल के कि, और उनके जो कार्य, अब सबके कार्यकर्ता सब जगह है, बराबर है, कोई इधर ही कार्यकर्ता ऐसा नहीं है, सबके कार्यकर्ता सब जगह है, सब जगह कहीं ना कहीं। तो भाई मैं आपसे गठबंधन कर रहा तो मैं चाहूंगा नहीं आपके कार्यकर्ता मेरा कार्य करे। अभी विधानसभा में हमने देखा कि एक 5,000 वोटों से कोई थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते, ब्रेक का समय हो गया, एक ब्रेक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और क्या हुआ था पिछली विधानसभा में, और उस विधानसभा का क्या इस महानगर पालिका के चुनाव पे फर्क पड़ सकता है, ये हम देखेंगे एक ब्रेक के बाद में। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। हम चुनावी चौसर में आपके साथ सहभागी है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे माधव जी ने विधानसभा का जिक्र छेड़ा था। क्या विधानसभा में जो स्थिति यहाँ पे हमें देखने को मिली, क्या उसका असर आगामी महानगर पालिका के चुनाव पर हो सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे माधव पांडे और मैं दोनों। तो क्या लगता है पिछले विधानसभा में, जैसे आपने बताया अभी कि बात करते करते महानगर पालिका की बात करते करते हम लोग विधानसभा में चले गए जी, तो निश्चित है इतिहास तो हर चीज को बिल्कुल यहाँ पे प्रभावित करेगा ही करेगा। पिछला महानगर पालिका का चुनाव जो हुआ सुनील देशमुख और जगदीश गुप्ता के नेतृत्व में, उसके बाद में चुनाव हुआ, विधान परिषद का हुआ, विधानसभा का हुआ, नेतृत्व तो कहीं ना कहीं इन लोगों का कहीं ना कहीं सहभाग रहा ही है। सहभाग रहा, ये अलिप्त भी रहे तो कहीं ना कहीं से उस चुनाव को प्रभावित किए, बराबर है? बिल्कुल। तो इसमें क्या लगता है कि जो पिछला चुनाव में चेंजेस यहाँ पे बीजेपी में भी हुआ, कांग्रेस में भी हुआ, सेना में भी हुआ, सबकी पिछले विधानसभा की आप स्थिति देखेंगे, इस विधानसभा की स्थिति देखें तो बहुत फर्क पड़ता है।
पिछले विधानसभा में जहां सुनील देशमुख को 80,000 वोट थे, 80-82,000 वोट, इस विधानसभा में यदि कांग्रेस के 2 कैंडिडेट हम लोग पकड़ते हैं, बिल्कुल सुनील देशमुख और राव साहब, तो दोनों के मिलके जो टोटल करीब 1,05,000-10,000 के आसपास जाती है। बिल्कुल। तो क्या कांग्रेस के इतने वोट हो गए पूरे के पूरे? यदि आज सुनील देशमुख कहीं कुछ करता नहीं, अलिप्त रहता है, तो क्या कांग्रेस के पास 1,10,000 वोट रहेंगे? ऐसा है। देखिए, कोई भी चुनाव, जब हम चुनाव के विश्लेषण करते हैं तो चुनाव तो एक रात में नहीं खड़ा होता है। किसी भी फाइट को, इसी पॉलिटिकल फाइट बनती है तो उसके पीछे बहुत बड़े रेफरेंसेस होते हैं, दोस्ती होती है, वैसे दुश्मनी होती है। समझा जाए तो देखिए ना, राव साहब ने चुनकर सुनील देशमुख को बहुत बड़ा धक्का दे दिया। उसके बाद यदि धक्का बनता है तो बीटी देशमुख के बराबर बनता है कि बीटी साहब चुनकर नहीं आएंगे, ऐसा जो बताया जा रहा था, ऐसा कोई नहीं बता रहा था। हम सब बोलता रहा कि वह बीटी साहब चुनकर आएंगे, सोफिया का इतना बड़ा विरोध होने के बाद भी बीटी साहब आएंगे। लेकिन देखिए ना, राजनीति जिस स्पीड से बन रही है, जिस स्पीड से वो बदल रही है, राजनीति ये बता रही है कि बीटी देशमुख साहब का जो पराभव बना है उसमें सुनील देशमुख को, उनके हराने की मनीषा को और पूरा करने की इच्छा थी, वो पूरी हो गई। उसके बाद यदि राजनीति, यदि जिले की देखिए आप, तो वीरेंद्र जगताप को जिला कांग्रेस से हटा दिया बराबर, वहां पे बबल देशमुख, उनकी कुछ टेक्निकल करेक्शंस था पूरा कि जिस लोकसभा से अध्यक्ष, उस लोकसभा क्षेत्र के, तो चांदोर रेलवे अपने लोकसभा के अंतर्गत नहीं, बिल्कुल सही, टेक्निकल कारण रहा है। तो ऐसा एक बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को जो राजनीति जानते हैं इस क्षेत्र की, वो तो ये मानेंगे कि अभी फिलहाल आज की तारीख तक सुनील जी पे जितना उनकी पॉलिटिकल पावर कम करने की जो की बातें चल रही थी वो अभी भी चल रही है। वो तो खुद राव साहब पावर में है, लीडरशिप में है और रूलिंग पार्टी से बने हैं, तो बम्बई से, दिल्ली से उनको जो सपोर्ट है उसकी वजह से तो सुनील देशमुख अभी फिलहाल तो पावर में नहीं है। लेकिन महापालिका के चुनाव में हम देखते हैं कि 2 बातें बहुत प्रमुखता से होती है। पोस्टर से चुनाव नहीं जाती है, पोस्टर युद्ध से चुनाव नहीं होता। जो लीडर गली में घुस जाए और उसके साथ 100 लोग जुड़ जाए, वो लीडर मास लीडर है। और वैसी संभावना को देखा जाए तो अभी रवि राणा, फिर या जगदीश भाई, फिर सुनील भाई, ये लीडर अभी मास लीडर के तौर पे आपने कहा कि ग्राउंड के गली के जो हर गली रवि राणा जी को देखने आते हैं, तो आपको बताने में कोई हरकत नहीं कि सही में अभी भी राजनीति के हिसाब से थोड़ा बाजू हटकर भी देखा जाए तो ठीक है कि उनकी लीडरशिप में कुछ खामियां कमियां सब दिखती है, फिर भी लोग देखने आते हैं साहब। जी। और जब तक लीडर को लोग देखने आ रहे हैं, बात तो करने आ रहे हैं, भीड़ बन रही, उसके साथ में कहीं प्रभाव बन रहा है। अभी गणपति के वक्त आपने देखा होगा कि रवि राणा ने, मैं जहां तक देख रहा हूं उनको, राजापेट वहां का उनका मतदार संघ उन्होंने पकड़ लिया। राजापेट, दस्तूर नगर, फिर छतरी तालाब, फिर आगे जाके अमर कॉलोनी से लेके बढ़नेरा, उनका ये जो महापालिका क्षेत्र के है, उन्होंने अभी से उनका बिल्कुल पच कर दिया था कि कितने हर गणेश मंडल में उनके अभी 25-30 कार्यकर्ता बन गए हैं, उनका फील्डिंग पक्की हो गई। अभी जो हमने बड़े बड़े नेताओं का भी नाम लिया है कि सुनील देशमुख साहब है कि वहाँ जगदीश गुप्ता है, इन लोगों ने ऐसी फील्डिंग अभी नहीं बनाई फिलहाल। वो ऊपर से राजनीति कर रहे हैं, फिर उनके जो दोस्त है या फिर उनके नगर सेवक थे, इनको ऐसा लगता है कि इनके ऑलरेडी कार्यकर्ता बने हुए हैं, इनके पास नहीं थे, इनको बनाना जरूरी था। इनको कैसा है, उनके पास ताकत है, उनको दिखाना नहीं है। इनके पास ताकत जमा भी करना है, इनको दिखाना भी है। पीछे जो सोच हो सकती है, इनको कैसा रहता, जिसके पास ताकत रहती है उसको दबा के रखते हैं कि जब जरूरत होगी जब उपयोग करूंगा। और जिसके पास है नहीं ताकत, लोग समझे इसका ताकत नहीं है, ये नया है, उसको तो ऐसे प्रयोग करने पड़ेंगे ना, बना के क्योंकि ये राजनीति में ये सब चीजें नहीं करेगा, वो नहीं बनाएगा। रवि राणा यदि कहीं जाके कार्यकर्ता नहीं बनाता है, उद्घाटन नहीं करता, तो उसका फिर प्रचार भी नहीं होगा और वो उतना टिक नहीं पाएगा। ये तो ऑलरेडी इस क्षेत्र में गली तक घुसे हुए हैं। जगदीश गुप्ता गली तक घुसा हुआ है, सुनील देशमुख घुसा हुआ, राव साहब नहीं तो कांग्रेस गली तक घुसी हुई है। तो इन चीजों का फर्क ये जो, और ऑलरेडी जगदीश गुप्ता और सुनील देशमुख को राजनीति करते करते, जहां तक मुझे समझ है 77-78 से मैं देख रहा हूं, जब से मैं कॉलेज लाइफ में था, जब से इनको देखते तो आज इनको 35 साल करते करते 35 साल का अनुभव बहुत होता है। रवि राणा को 35 महीने भी नहीं हुए। तो ये चीजों का फर्क है अभी। तो नहीं हुए, लेकिन राजनीति में तो कैसा 35 महीने हुए, 35 साल, जो समय पे तुम जीत गए हार गए, वो एक वोट से जीता हो वो जीता हुआ है, एक वोट से हारा हुआ वो हारा हुआ है। आज जो भी हो, आमदार राव साहब है, आमदार
रवि राणा, हार जीत के क्या कारण है, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। यस यस यस। तो इन चीजों में सारा देखते हुए पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, दोनों जगह नए चेहरे अमरावती ने, दोनों को अमरावती की जनता ने बदल दिया। पुराने चेहरों को जो 35 साल की जो राजनीति जो करते हुए आ रहे थे, संजय खोड़के भी उतने ही सालों से, ये सब यानी मैच्योर्ड लीडर्स 78-80 के समय से, कॉलेज लाइफ से इनकी राजनीतिक अनुभव है, लंबा अनुभव है इनका, ये ग्राउंड के कार्यकर्ताओं के राजनीति के। रवि राणा और राव साहब ऐसे नहीं है। हाँ, इसलिए तो बहुत मजे की बात है चंदू जी इसमें कि राव साहब की लीडरशिप के लिए चैलेंज बनता है सुनील देशमुख साहब का, जो एक्स गार्डन मिनिस्टर थे, और रवि राणा सिटिंग में आने के बाद भी उन्हें रोज डर है वो संजय जी से। जी, वो संजय जी जैसा इतना स्ट्रांग लीडर उनके सामने खड़ा है, ने उनका हर कार्य बिगड़ने के पीछे जिम्मेदार ऐसे बता जिम्मेदार है, वो बता रहे हैं कि संजय जी उनके पीछे है। ये आरोप तक ठीक है, लेकिन एक सही बात है कि संजय खोड़के जी के बाद जो अनुभव है राजनीति का और प्रशासन का, वो नहीं है रवि साहब का। और रवि राणा कितना भी प्रयास कर ले, फिर भी उनके पीछे आ सकते लोग, लेकिन राजनीतिक दांव पे जो बनते हैं वो नहीं जमे। हाँ, एक बार जम के वो राजनीतिक है, प्रशासनिक पावर भी है, सारी ताकत लेके बैठे हैं, टीम है, इतने सालों से टीम है, वर्क है, सब चीजें हैं। इनके कार्यकर्ताओं को बाहर आके मंडल में अपने फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, फ्लैक्स लगाने की जरूरत नहीं कि मैं राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, जगदीश गुप्ता कार्यकर्ता हूँ। ये जरूरत रवि राणा को है, क्योंकि रवि राणा को उभरना है अभी। हाँ, और उन्हें किसी एक लीडर से फाइट होती है और चुनकर आते हैं। समझ लो दाने पाटिल खड़े रहते हैं और दाने पाटिल से रवि राणा की फाइट होती और ये और 10,000 मतों से जीत कर आते, तो रवि राणा के लिए शायद स्टेट का लीडर बनने में कोई दिक्कत नहीं थी। जी। लेकिन उनके सामने दूसरी पड़ाव में एक संजय खोड़के खड़े हैं और हर जो उनकी चाल है वो खोड़के साहब उसके आगे चले जाते हैं। ये तो ओपन हो गया है। तो महापालिका के अंदर भी अभी जो शांत लग रहा है कि खोड़के साहब शांत बैठे हैं, और लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं वो शायद राणा जी की भी समझ के बाद हो सकता है कि उनकी आइडिया नहीं उनको, क्योंकि खुद का चुनाव लड़ना और चुनाव लड़वाना कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाना फर्क होता है बहुत। और इसमें राणा जी की रूलिंग पार्टी से खाली सपोर्ट है, लेकिन मुंबई में किसको क्या चाबी भरना और किसका गणित बिगाड़ देना ये सबको मालूम है। नहीं होता ना। राणा जी जितने भी काम के लिए प्रपोजल रखे, हर बार बोला कि इन्होंने राष्ट्रवादियों ने बिगाड़ दिया, ये भी कहे। और दूसरा अर्थ ये भी निकाल सकते हैं आप कि उनकी उतनी पहुंच ही नहीं होगी शायद कि वो काम में भी हो सकता है। यानी उनकी राजकीय मर्यादाओं को यदि आप ये कहेंगे कि इनकी राजकीय मर्यादा है, तो ये शब्द ने कहते हुए नहीं उन्होंने काम बिगाड़ा। राजनीति करने वाले किसी भी शख्स को या फिर नेता को ये कहने का अधिकार नहीं कि विरोधी पक्ष ने मुझे ये काम बिगाड़ दिया। उनका काम है, उसके लिए बैठे ही हो। यदि तुम उसको नहीं संभाल पाए तो फिर तो सवाल गलत है। फिर ये यानी राजनीति में मेरे विरोधी पक्ष से किसी ने ऐसा किया वैसा किया, ये 1 साल तक ठीक है कि भाई वो महापालिका में जो कुछ बातें चल रही थी और उसके लिए राष्ट्रवादी जिम्मेदार है, जो कुछ आंदोलन छिड़े गए वो पॉपुलर नहीं थे, यानी उसका यदि दर्जा थोड़ा स्टैंडर्ड रहता। कुछ आंदोलन की जो बात राणा जी ने खूब हल्ला बोल किया, लेकिन लोकप्रियता नहीं मिल सकी। कि हमने जैसे मुंबई में अभी वहां के महापालिका के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ आंदोलन चल रहा है कांग्रेस, वैसा अमरावती के अंदर राष्ट्रवादी की पावर होने के बाद नहीं बना सके राणा साहब। ये थोड़ा उनके पॉलिटिशियन की जो लीडरशिप बनती है, देखिए ना राणा साहब के व्हाट इज नेक्स्ट लीडर, कौन लीडर है? जीरो। किसका नाम लूं हम कि भाई ये लीडर बनेंगे या फिर ये महापालिका का ही हैंड होंगे? अब हर जगह राणा जी को पहुंचना है। वैसे खोड़के साहब के पास नहीं, अभी भी अविनाश मार्डीकर साहब है, ये शेखे साहब है, प्रशांत दौरे है, और सेकंड लीडरशिप रेडी है उनकी। और राष्ट्र यहाँ पे भी कांग्रेस में भी आपने लीडरशिप इनके पास भी है, लेकिन परिवार से परिवार की लीडरशिप, एक कांग्रेस परिवार की छोड़ के दूसरे कोई भी लोग परिवार की लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करते। बराबर, बिल्कुल। जैसे नवनीत कौर भी लीडरशिप में आने के लिए पूरी यानी महानगर पालिका में आप देखोगे पूरी एक लीडरशिप करने के लिए पूरा एक नेतृत्व शक्ति जो उसमें होना, वो पूरी तैयार की जा रही पूरी और बहुत उभर कर अभी सामने महानगर पालिका में वो आने वाली की संभावना है। और अच्छी बात है कि कोई नया लीडर आता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात ऐसे भी कैसा हो गया इस बार का जो आरक्षण 50% लेडीज का हो गया। यस, 44 मेरे ख्याल से। तो उससे भी उनका उत्साह और बढ़ा हुआ है। यस कि राणा जी को ऐसा लगता है कि महिलाओं के बहुत ज्यादा वोट उनके पक्ष में है।
आज उनका जो सबसे बड़ा वोट बैंक जो मानते हैं वो उनका बेस महिलाएं हैं। अभी हम देखना चाहेंगे कि विधानसभा के अंदर हमने देखा अभी कि 5,000 वोटों का फर्क था। यदि 5,000 को भी हम ऐसे बांट दे तो उसको 2,500 ही कर दो। 2,500 चले गए थे एक साइड से, तो भी 2,500 की बात है। और उसका भी प्रॉपर गेन मोरबाग वो ये एरिया था, उसके बाद गाड़गे नगर था। लेकिन 2 जगह के वोट कांग्रेस में बहुत बड़ा वोट बैंक एक इधर मोहम्मदन इलाका है, मुस्लिम इलाका, यानी कांग्रेस के हमेशा वो साथ में ही रहा है। वो आज भी शिवसेना और बीजेपी पार्टी लड़ाती तो उत्तर 16 सीट छोड़ के उनको लड़ाना पड़ता है। बिल्कुल सही है, 16 सीट वहां छोड़नी पड़ते हैं। और कई कुछ ऐसे एरिया है वहां पर भी उनको ये लोग शिवसेना और बीजेपी चाहे तो पूरी सीटें खड़ी नहीं कर सकते। सही कहा आपने कि क्योंकि उनकी लीडरशिप वहां नहीं है, उनकी विचारधारा वो लोग मानते भी नहीं, तो ये तो नुकसान होना है बीजेपी शिवसेना को। अभी भी वो दिन नहीं है कि भाई यदि बीजेपी के पास आज मास लीडर रहता। बीच में प्रयास हुआ था जब सिपना कॉलेज में, मैंने वो छपाया था कि सिपना कॉलेज में इंटरव्यू हो गया था, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजेपी, और वो लोग जमा रहे थे, बीजेपी से हाथ मिला रहे थे फिर से, कुछ संघ के नेताओं से भी उनसे बात चल रही थी। लेकिन जहां तक हमें मालूम है मीडिया को कि सेंटर ने उनको नहीं बोला कि नहीं इनसे पैक नहीं करना, चाहे नहीं आए सेटिंग में तो चलेगा। तो ये कुर्बानी तो है, उसके पीछे आत्मसम्मान और ग्राउंड की राजनीति बहुत बड़ा प्रभाव बनाएंगी। फिर भी कांग्रेस अभी 21 चल रही है, 21 सीट कांग्रेस की है और 18 राष्ट्रवादी। जैसे 39 का टोटल अभी जो आज की तारीख में ऐसे सीटें, तो ये 81 का कैलकुलेशन है। 81 में 87 हो गया, 81 में 39 इनकी है। और अभी जो है 87 वार्ड हो गया, 43 प्रभाग है। जो जवाहर गेट प्रभाग है ये 3 का वार्ड है जी। तो इसमें अभी चुन के आने के लिए 44 सीट चाहिए टोटल क्लियर मेजोरिटी के लिए, बराबर है। तो राष्ट्रवादी और जैसे आपके हिसाब से राष्ट्रवादी कमजोर हो रही है, आप जो कैलकुलेशन बता रहे हैं, क्योंकि राणा का प्रभाव बढ़ रहा है उधर से, क्योंकि राष्ट्रवादी के सामने सीधी सीधी चुनौती राणा की है। कांग्रेस के सामने चुनौती सुनील देशमुख की है। बिल्कुल, सुनील देशमुख फिर भी हो सकता है जाके वापस कांग्रेस में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाए। लेकिन राणा का यदि उधर सपोर्ट रहा, किसको, कांग्रेस को, और राणा साथ में रहा, तो क्या राष्ट्रवादी अमरावती की जा पाए? क्योंकि राणा की और अमरावती में राष्ट्रवादी की नहीं, संजय कोड़के की सीधी ऐसी संजय कोड़के और सामने, राष्ट्रवादी का अमरावती का लीडर बढ़ जाए, बदल जाए, तो हो सकता है कि राणा जी उनके साथ में सॉफ्ट कॉर्नर रख ले। बिल्कुल, लेकिन आज की तारीख में ऐसा है कि राष्ट्रवादी और राणा, बाकी सबकी संभावनाएं हम कर ले रहे। हो सकता है कि जगदीश गुप्ता और सुनील देशमुख और कांग्रेस एक हो जाए। जगदीश गुप्ता को एलर्जी नहीं, क्योंकि जगदीश गुप्ता ने ऑलरेडी राव साहब शेखावत का काम किया हुआ है। राव साहब शेखावत पे उसके एहसान है, राव साहब शेखावत उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख सकते, गठबंधन में ले सकते। सुनील देशमुख के प्रति कांग्रेस के वरिष्ठ लीडरों का पूरा सॉफ्ट कॉर्नर, उनके साथ में गठबंधन की अपेक्षा रख सकते, ये तीनों का भी गठबंधन हो सकता। लेकिन राष्ट्रवादी का और राणा, इसमें जितनी भी पार्टी आपके अपने सामने अभी यहाँ पे देखिए गठबंधन में बता रहा हूँ मैं, कांग्रेस, राका, बीजेपी, सेना, जगदीश गुप्ता, सुनील और राणा जी, ये मेजर पार्टी है। बीएसपी है, आरपीआई है, सपोर्टेड पार्टी है। इसमें देखिए ना, कांग्रेस का राका का हो सकता, राका का बीजेपी का एक बार हो सकता बराबर है। बीजेपी सेना का है, जगदीश गुप्ता का बीजेपी से हो सकता है, जगदीश गुप्ता का कांग्रेस से हो सकता है, जगदीश गुप्ता का राका से हो सकता है, सुनील देशमुख का राका से हो सकता है, सुनील देशमुख का कांग्रेस से हो सकता है, सुनील देशमुख का बीजेपी से हो सकता है। लेकिन राणा और राका एक जगह बैठे, ये कहीं भी संभावना है बिल्कुल नहीं। जिसके साथ में राणा रहेगा राका उसके साथ में जाएगी ही नहीं। इसलिए आप जो बोल रहे थे कि राका के एक कारण ये भी है। और जहां तक है गठबंधन के लिए, राणा साहब के साथ में ऐसा लगता है कि सब लोग तैयार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राणा साहब के साथ में कांग्रेस के अलावा और कोई गठबंधन करने का। सही कहा आपने चंद्र जी कि मुझे भी जहां तक पता है अभी, क्योंकि राणा जी जिससे भी गठबंधन करेंगे खुद का फायदा निश्चित करा लेंगे, अगले को फायदा पहुंचे नहीं पहुंचे ये नहीं पता। विधानसभा में हमने देखा है कि राणा साहब और सुनील देशमुख साथ में आ गए थे जी। लेकिन अभी एक साल के अंदर जो पिक्चर बदली, उसमें अभी नहीं लग रहा है कि सुनील देशमुख और राणा नहीं आएंगे। अर्जुन साहब ही उनके साथ चल गए थे, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस सभी राजनीति में खासदार अर्जुन साहब की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अर्जुन साहब बीजेपी को कितना भी सेव कर ले, उनके साथ चले जाए, लेकिन वो शिवसेना के तो वहां पे सीट बढ़नी है इस बार, क्योंकि शिवसेना बढ़नी है। शिवसेना के साथ में भीम शक्ति है। और निश्चित ये
बडनेरा में एक दो सीटों की संभावना ज्यादा लग रही है कि भीम शक्ति की सीट आ जाएंगी, और लेकिन अभी शिवसेना के जहां तक संभावना है 11 से सीट 15 से 16 के आसपास इसकी 4 से 5 सीट बढ़नी चाहिए। कांग्रेस की निश्चित अभी जो 21 सीट है 21 पे ये कायम नहीं रहेंगे, आंकड़ा उल्टा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 21 नहीं उल्टा हो जाएगा आंकड़ा, ये पक्के में उल्टा। अभी यदि कांग्रेस प्रॉपरली गठबंधन नहीं करती है, यदि वो राणा के साथ में गठबंधन करती है, तो कांग्रेस की अभी की तारीख में 12 या 21 का आंकड़ा उल्टा कर लीजिए। क्योंकि कैसा है, ये कांग्रेस की सीटें आई थी, ये कांग्रेस की नहीं थी, देशमुख का समर्थन था पूरा का पूरा। क्योंकि मैंने आपको अभी पूछा कि 1 लाख वोट जो हो गए वो क्या कांग्रेस के थे, आपने उसका जवाब नहीं दिया मुझे। नहीं, वो वोट जो है वो कांग्रेस के नहीं थे पूरी तरह से, क्योंकि एक पूरे विधानसभा में देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनको राव साहब को चुनकर लाना था, और वो कांग्रेस के सुनील देशमुख की विरोधी लॉबी ने वर्क किया। हाँ। और कुछ लोगों को सुनील देशमुख को चुनकर लाना था। व्यक्ति से बड़ी थी, पक्ष की बात कम हो गई थी उसमें, क्योंकि कांग्रेस वाले भी सुनील देशमुख को वोट कर रहे थे, और कई जगह मैंने यहाँ देखा है कि बीजेपी वालों ने राव साहब को वोट किया है। नहीं, अभी जैसे बीजेपी की पहली बार जो यानी हेवी भारी मतों से चुन के आई सीट थी, जमानत जब्त हो गई यहाँ पे जी, बराबर। राव साहब को 55,000 वोट मिले हुए। बिल्कुल। क्या ये कांग्रेस के 55,000 वोट? बिल्कुल नहीं, ये कांग्रेस के नहीं है वोट, बराबर। इसमें बीजेपी भी शामिल है, इसमें जगदीश गुप्ता भी शामिल है, इसमें दिनेश बुबे शामिल है, इसमें सुनील देशमुख के एंटी एक्टिविटी वाले वोट भी शामिल है। तो प्रॉपर कांग्रेस का कैडर यहाँ पे कितना हो सकता, ज्यादा से ज्यादा यानी सारा कैलकुलेशन करे तो उस टाइम पे 60% शायद कांग्रेस के वोट होंगे राव साहब के साथ में, यानी 55,000 में 30,000 वोट कांग्रेस के होने चाहिए। बिल्कुल। तो हमको तो अभी साहब 30,000 की कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा पूरा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल। 30,000 वोट में कितनी सीट चुन के आ सकती? और ये कई बार क्या होता है कि कोई लीडर को हम चुन के देते तो अपने प्रभाव से, अपने काम से वोटर्स बढ़ा लेता है वो। जैसे जगदीश गुप्ता पहली बार जब चुन के आया था, दूसरी बार बहुत ज्यादा भारी मतों से चुन के आया था। सुनील देशमुख पिछली बार जो अगली बार उसके भारी मतों से चुन के आया, तो इन्होंने अपने वोट्स बढ़ाए थे। लेकिन क्या ऐसा लगता है आपको कि राव साहब ने कोई वोट बढ़ाने की क्षमता दर्शाई है, या कुछ कांग्रेस के वोट बढ़े हैं? क्या राव साहब के चेहरे पे वोट से जाएंगे ऐसा लगता है? जैसे सुनील देशमुख के चेहरे पे 50,000 वोट आए तो तय है, क्योंकि उसके साथ कोई पार्टी का समर्थन नहीं था। ऐसा राव साहब के साथ में हो सकता है? क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी अभी महानगर पालिका इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन वापस राव साहब लड़ रहे हैं। प्यादे खड़े करने उनको कि भाई ये मेरा कैंडिडेट है मेरा, लेकिन फोर्स जो रहेगा राव साहब के पीछे रहेगा। देखिए, इस बात को थोड़ा हम एक ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी ये विधानसभा के चुनाव के बाद फिर से एक विधानसभा चुनाव आ रही है, ऐसा भी सोच सकते हैं। इसलिए सोच सकते हैं कि फिर से सुनील देशमुख और राव साहब शेखावत आमने सामने हो ही जाने वाले, क्योंकि बबलू शेखावत स्थायी समिति के अध्यक्ष है। और थोड़ा सोचिए, यदि आप जैसे कहते हैं कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस नहीं आती सामने, तो कांग्रेस अपोज कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि बहुत होशियारी से सुनील देशमुख साहब ने जन विकास कांग्रेस का निर्माण कर दिया, विकास का नाम तो डाल दिया। अभी एक अखबार में मैंने पढ़ा था कि लिखा था बहुत अच्छा, और उसमें लिखा था कि राव साहब के इस लीडरशिप का लोगों ने फायदा उतना नहीं उठाया जितना उठाना चाहिए था। उनके पास जो पावर है उसका फायदा नहीं उठाया गया इन बाकी लीडरों पे, ऐसे आक्षेप आ रहा था उसमें। तो बात तो यही है कि राव साहब की लीडरशिप के खिलाफ सुनील देशमुख की लीडरशिप, या फिर सुनील देशमुख के खिलाफ राव साहब की, ऐसा सोचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि इसलिए मुश्किल हो सकती है कि देखिए ना, साल भर में हमने जितने लोग राव साहब से जुड़े हुए देखे गए हैं वो किसी और के हैं, वो किसी और से दोस्ती बनाते हैं, किसी पक्ष का वो नेतृत्व करते हैं, या फिर उनका खुद का गठबंधन है। और राजनीति में तो साहब रात में दोस्ती बदल जाती है। जी। खुद के जो लोग हैं वो अभी कांचनमाला ग्रेसपुरी जी के नाम में ले लूं तो थोड़ा गलत नहीं होगा कि कांग्रेस से है, अभी सपोर्ट में गई है साहब के साथ में है, मेरे ख्याल से पक्ष में बडनेरा जयस्तंभ मतदार संघ से है। तो कांचनमाला ताई तो सुनील साहब की बहुत बड़ी समर्थक है पहले से, और आगे भी नहीं, आप यदि ऐसे एक एक का नाम लेंगे तो जहाँ हम बैठे हैं, हाँ। अभी जो प्रभाग बन गया है यहाँ से प्राध्यापक शिरभाते यहाँ से कांग्रेस का ये है पार्षद है बराबर है। हाँ। और पार्षद यानी पहली बार ऐसा हुआ कि जिस पार्टी की सत्ता है उस पार्टी के लोग खुद की पार्टी के खिलाफ ओपोजिशन पे बैठे।
मैंने आज तक मेरी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कहीं पे भी कि समर्थ ने उसके खुद के लिए और खुद की पार्टी का वहां पे लीडर जाके उनका पोषण तोड़ा। अब ये शिरभाते का नाटक था, कांग्रेस पार्टी का नाटक था, बराबर। और इस प्रभाग से जो आप समर्थन की बात कर रहे हैं राव साहब की, इस प्रभाग से उनको टिकट नहीं है। देखिए ना, मैंने 17 लोगों के जब नाम तो वो खुद यानी युवा स्वाभिमान में जाना, राका में जाना, इसकी संभावना तलाश कर रहे हैं अभी शिरभाते साहब। तो मुझे बताओ ना, कांग्रेस के वो सुनील देशमुख का था शिरभाते, हाँ। बराबर। सुनील देशमुख की भी एक संभावना बनी उनके पास में, कांग्रेस से टिकट नहीं मिलनी ये तय है। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं बिखर रहे हैं। कांग्रेस के टिकट कम होने की बात क्यों कर रहा है? अमरावती महापालिका के जो राजनीति बनाते हैं लोग, जो राजनीति में फुल टाइम काम करते हैं, उनमें जो 20 लोग समझिए कि ये लोग बहुत पावरफुल है, ये इनके कोई समर्थक होंगे या फिर इनके रिश्तेदार होंगे, खड़े तो वही रहने हैं। क्योंकि अभी हमने जो पोस्टर देखे हैं, किसकी मिसेस है, किसकी भाभी जी है, किसकी बहन है, जो 44 चुनकर आनी है, वो बहुत कम संख्या में अपक्ष रहेंगी, बहुत कम, कि महिला है। और जैसे शारदा पेन्नाम एक बार खड़ी थी और बहुत ही अनुभव नहीं था राजनीति का, फिर भी चुनकर आई थी बिलपुरा मतदार संघ से। ऐसी संभावना इस बार बहुत कम होगी, क्योंकि हर राजनीति ने अपने अपने लोगों को बता दिया है कि भाई इसको खड़ा करना है, उसको खड़ा करना है। तो बात तो ये होगी कि सुनील देशमुख को भी ये दिखाना है, देशमुख साहब की हम कितने पावरफुल हैं, और शेखावत साहब के साथ तो बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा, क्योंकि स्टेट में उनकी पावर है। तो ये दोनों संघर्ष बहुत तेज चलेंगे, और फिर इनसे कांग्रेस के बैनर पे ज्यादा लोग आ सकते हैं। शेखावत साहब के नाम से आएंगे, इसकी अभी तो नहीं बता सकते कितने लोग आएंगे, लेकिन कांग्रेस का सिक्का मिलता है, पंजा मिलता है। तो देखिए ना, पंजा न मिलने के कारण सुनील देशमुख की हार हुई है, सीधी सीधी बात है। वही आपको बता रहा कि जो 50,000 वोट पंजे को मिले हुए, कांग्रेस को मिले 55,000, क्या वो पंजे के वोट थे? हम वापस अभी क्या विधानसभा से फिर वापस अपन अपन चर्चा विधानसभा फिर आ गए। जैसे हम बता रहे थे कि जैसे प्रदीप सिंह गोरे खड़े नहीं रहे थे, तो वो वहाँ पे कमल खड़ा था, कमल के वोट्स अलग है, और धनुष बांध के वोट अलग है, और पंजाब के वोट्स अलग है, और अभी गढ़ा के वोट्स अलग है। 4 चिन्हों पे वोटिंग होता है ज्यादातर पर। पंजाब 1 नंबर पे चलता है हरदम, हमने देखा है। 17 सीट आपने बताया कि मुस्लिम एरिया की जो सीट्स है वो पंजाब को चलती है। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि सुनील साहब के या फिर शेखावत साहब की लड़ाई में पंजाब के लिए सभी वोट नहीं चले, बटे। तो इस बार पंजाब का नहीं, सबसे पहला जो सोचने वाला कोई होगा राजनीति, वो पहले पंजाब का वोटिंग मिलता है क्या, क्योंकि पंजाब के लिए कोई भी खड़ा हो जाए, किसी भी जात या धर्म से खड़ा हो जाए, तो उसको पंजाब के वोट मिलने हैं। वो आमतौर पे अभी भी सिक्योर पार्टी लगती है कि चलो कुछ खड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो पार्टी का हासिल है, अपना वोट जोड़ देंगे। यस, अभी भी माहौल खराब है। हिसार का तो उदाहरण हमने देखा है, लेकिन वैसे भी हिसार में कांग्रेस जितनी नहीं थी, क्योंकि 3 नंबर पे वैसे भी थी वो, लेकिन इस बार 10,000 से ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें अन्ना फैक्टर 4 महीने के बाद क्या आता है फरवरी तक, एक और अलग बात होगी। क्या अन्ना फैक्टर अमरावती में? हाँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आने वाले थे, 6 तारीख को आने वाले, बोल रहे नहीं कि अन्ना फैक्टर, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें के आने वाले इलेक्शन में प्रभाव गिरेगा, क्योंकि सीट तो निकलेंगी किसी की 10 वोट से या फिर 50 वोट से, 25 वोट से, ऐसी भी हम अभी चर्चा कर रहे थे विधानसभा की हमारी चर्चा पूरी नहीं हुई, लेकिन समय हमें अभी अनुमति नहीं दे रहा कि हम यहाँ से और आगे बढ़े। और एक बीच में सब्जेक्ट आ गया अभी अन्ना फैक्टर्स का फंडा। उनका अन्ना का फंडा क्या अमरावती के महानगरपालिका के इलेक्शन में चलता है, चर्चा है, चालू करी थी महानगरपालिका से, बीच में आ गया विधानसभा, चर्चा अभी अधूरी है। आज हम आपको बस यहीं तक समय दे पाएंगे, पुनश्च अगले बार हम आप जिससे मिलेंगे तो अन्ना फैक्टर और विधानसभा जो हमारी अधूरी रहेगी, इस चर्चा को लेकर आपके साथ में पुनः आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए हमारी राजनीतिक चौसर, किस प्रकार से गोटियां फेंके जाएगी और किसका दाव पार लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा। हम सिर्फ गोटियां जो फेंक रहा उसको देखने वाले दर्शक है, आप भी दर्शक है। आनंद लीजिए इस चीज का, मजा लीजिए इस गेम का, और क्या होता है आगे के इलेक्शन में खूब सोचिए, हमें भी बताइए, आप भी सोचिए, आप भी इसमें इन्वॉल्व होइए। ठीक है, सक्रिय राजनीति में आप नहीं आ सकते, हमसे चर्चा करके आइए कहीं ना कहीं, लेकिन आप इसमें इन्वॉल्व जरूर हो ताकि आपको अपने अधिकार की जानकारी हो, आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे। यदि आपने अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं डलवाया हो तो कोशिश कर लीजिए, समय बहुत कम बचा हो, वो डलवा लेवे। आपकी कोई वोटर लिस्ट में क्यूरी हो तो वो टिक कर लेवे, और अपना अधिकारों का उपयोग जरूर करें।
हम पुनश्च आपसे मिलेंगे राजनीतिक चौसर में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। नमस्कार।